नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना जो इस समय टॉपिक चल रहा था वो था काव्य शास्त्र का, क्योंकि इस समय हमारा जो इस समय टारगेट है वो है अपनी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा। रीट परीक्षा हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आज आप सभी मित्रों की बहुत ही अच्छी एग्ज़ाम, बहुत ही अच्छी परीक्षा हुई होगी और भगवान से दुआ है कि आप सबका सिलेक्शन भी हो। तो आप उसी क्रम में अब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उन्हीं स्टूडेंटों को आधार में लेकर अब हमारा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का टॉपिक चल रहा था, वो था शब्द शक्ति। हम काव्य शास्त्र पढ़ रहे थे और काव्य शास्त्र में जैसा कि हमने पढ़ा कि शब्द शक्ति के मुख्य 3 भेद होते हैं। उसमें पहला भेद आपके जो हमने पढ़ा वो थी आपके अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा जैसा कहा जाए श्रोता द्वारा उसका वैसा ही अर्थ ग्रहण करे तो वो आपके अभिधा शब्द शक्ति होती है। इसी क्रम में दूसरी शब्द शक्ति जो हम पढ़ रहे हैं या पढ़ना है हमें, वो है आपके लक्षणा शब्द शक्ति। देखो, अधिकतर सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में इसी शब्द शक्ति से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लक्षणा शब्द शक्ति को डिटेल से या विस्तृत पढ़ने का कार्य करते हैं। इसी क्रम में अपने तीसरी जो शब्द शक्ति है वो है आपकी व्यंजना शब्द शक्ति, वो हम आगामी कक्षा में लेंगे। तो आइए देखते हैं, आज हमारी कक्षा है शब्द शक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति, जो कि दूसरा भेद है। तो देखें, जहां शब्द का मुख्य अर्थ से मूल अर्थ प्रकट न हो, यानी कि कोई भी शब्द है उसका मुख से बोले गए शब्द के आधार पर कोई अर्थ प्रकट नहीं होता हो, किंतु मूल अर्थ से संबंध रखने वाला, मूल अर्थ से ही संबंध रखने वाला अन्य अर्थ प्रकट हो, तो मूल जो शब्द है उसके अर्थ के साथ संबंध रखने वाला कोई अन्य अर्थ प्रकट होता हो, वह अन्य अर्थ देने वाला व्यापार कार्य ही लक्षणा शब्द शक्ति कहलाता है। कहने का मतलब, वक्ता कोई भी शब्द कहता है, बोलता है, श्रोता उसका बोले गए शब्द के आधार पर, मुख्य अर्थ के आधार पर, कोशगत अर्थ के आधार पर अर्थ नहीं लेता है, बल्कि कहे गए शब्द का उसके लक्षणों के आधार पर, उसके लक्ष्यार्थ के आधार पर अर्थ ग्रहण करता है। तो वहां अपने कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा शब्द शक्ति। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मोहित चौकन्ना हो गया, तो यहां मोहित जो करता है वो क्या हो गया? चौकन्ना। अब चौकन्ना का मुख्य अर्थ लिया जाए तो है 4 कान वाला, तो यहां मुख्य अर्थ न लेकर, चौकन्ना होने का मतलब 4 कानों वाला होना, न लेकर उसी के समान कोई अन्य अर्थ लिया जाता है, जैसे कि किसी बात को ध्यान से सुनना या सजग हो जाना आदि चौकन्ने का अर्थ लिया है। तो इस आधार पर आपने देखा कि जब वक्ता द्वारा कहे गए शब्द का श्रोता उसके मुख्य अर्थ के आधार पर अर्थ ग्रहण न करके उसका कोई अन्य अर्थ लक्षणों के आधार पर ग्रहण करे, तो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा शब्द शक्ति। इसी में दिलीप तो निरा गधा है, तो यहां गधा शब्द का जो मूल अर्थ है, कोशगत अर्थ है, वो आपके होता है किसी जानवर विशेष से। जो जानवर गधा है, लंबे कानों वाला पशु है, उससे न लेकर उसी के समान अन्य अर्थ, यानी गधे का अर्थ लक्षणों के आधार पर मूर्खता से या मूर्ख से लिया जाए, तो वहां कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षणा। तो दोस्तों, हमने समझा कि लक्षणा शब्द शक्ति वहां होती है जहां वक्ता द्वारा कहे गए कथन का श्रोता उसके लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण करे। हालांकि वो जो अर्थ है वो मुख्य अर्थ से ही संबंधित होता है, लेकिन वो मुख्य अर्थ नहीं होता है। जैसा कि लक्षणा शब्द शक्ति के 4 कारण बताए हैं, कि इसके 4 कारण बताए गए हैं, जिनमें है पहला, मुख्य अर्थ का बोध होना चाहिए। मुख से जो बोला जाता है उस अर्थ का भी उसमें बोध होता है, उसका भी ज्ञान होना चाहिए।
दूसरा लक्षण, मुख्य अर्थ के साथ ही लक्ष्यार्थ का संबंध हो, यानी जो मुख्य अर्थ है, मुख द्वारा बोले गए जो शब्द है उसका जो उसका मुख्य अर्थ है, उसका कोषगत अर्थ है, उसके साथ भी उसके लक्ष्यार्थ का या लक्षणों का संबंध होना जरूरी है। साथ में वो रूढ़िगत अर्थ हो सकता है या प्रयोजन के आधार पर कोई अर्थ ग्रहण किया हुआ हो सकता है। इस प्रकार लक्षण शब्द शक्ति के ये 4 कारण होते हैं। पहला है मुख्य अर्थ का भी बोध हो, मुख्य अर्थ के साथ ही लक्ष्यार्थ का संबंध हो, या रूढ़िगत अर्थ दिया जाए, प्रकट किया जाए, या प्रयोजनगत अर्थ। इस आधार पर आपके लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा शब्द शक्ति अर्पिता है, इसे अर्पित किया है लक्षणा शब्द शक्ति को, ईश्वर के द्वारा रचित न होकर मनुष्यों के द्वारा कल्पित है। अर्थात तो यह शब्द शक्ति किस पर चलती है? कल्पनाओं पर। लक्षण के आधार पर मनुष्य कल्पना करके अर्थ लेता है कि वो किसके अनुसार है। आइए अब देखते हैं लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। तो देखिए, लक्षणा शब्द शक्ति के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग भेद माने हैं। यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति के आपके मुख्यतः 8 भेद हम पढ़ेंगे। कई विद्वानों ने लक्षणा शब्द शक्ति के इससे भी बढ़कर अर्थ भेद लिए हैं, जैसे कि आचार्य विश्वनाथ ने लक्षणा शब्द शक्ति के 80 तक भेद बताए हैं। लेकिन देखा जाए तो लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्य 8 भेद होते हैं, जबकि कई जगह इसके 6 भेद भी बताए जाते हैं। तो आइए हम 8 भेदों पर डिस्कस करते हैं, 8 भेदों को देखते हैं कि कौन कौन से लक्षणा शब्द शक्ति के भेद हैं। तो लक्षणा शब्द शक्ति के भेद, जैसे पहला भेद है रूढ़ा या रूढ़ी लक्षणा, और दूसरा भेद है प्रयोजनवती लक्षणा। तो रूढ़ी लक्षणा यानी रूढ़िगत अर्थ, परंपरागत अर्थ जब किसी शब्द का लिया जाता है तो वहां रूढ़िगत लक्षणा होती है, और जब किसी प्रयोजन के आधार पर कहे गए वक्ता के शब्द का अर्थ लगाया जाता है वहां प्रयोजनवती लक्षणा होती है। एक तो सामान्य इसके बारे में, अब हम डिटेल से समझे। रूढ़ी लक्षणा, रूढ़ी लक्षणा वहां होती है जहां प्रचलन के कारण मुख्य अर्थ को छोड़कर उसका अन्य अर्थ ग्रहण करना होता है। वहां कौन सी लक्षणा होती है? रूढ़ी लक्षणा। यानी कि रूढ़ी लक्षणा में रूढ़िगत अर्थ को ग्रहण किया जाता है। जैसे कि राजस्थान वीर है, तो यहां राजस्थान के वीर न होने का भाव प्रकट करके वक्ता द्वारा कहा गया है कि राजस्थान के जो निवासी है वो वीर प्रवृत्ति के लोग होते हैं। राजस्थान की जो धरा है वो वीर लोगों को जन्म देने वाली धरा है। हमारे भक्ति, वीरता, शक्ति आदि में श्रेष्ठ भूमि है। तो राजस्थान वीर है, तो राजस्थान राज्य के बारे में नहीं कहकर यहाँ राजस्थान के लोगों के बारे में कहा गया है कि राजस्थान राज्य के जो लोग हैं वो क्या है? वीर। तो ये रूढ़िगत अर्थ हो गया इस तरह। इसी प्रकार महाराष्ट्र साहसी है। महाराष्ट्र, मराठा मारता है या मरता है। जैसे कि मराठा लोग हैं वो महाराष्ट्र के निवासी है, वो साहस रखने वाले होते हैं। तो महाराष्ट्र न होकर महाराष्ट्र राज्य के लोग हैं वो क्या है? साहसी। तो इस आधार पर ये रूढ़िगत अर्थों को लिया जाता है। ऐसे ही पंजाब शेर है, तो पंजाब राज्य खुद शेर ने होकर पंजाब राज्य के निवासी क्या है? शेर। इस आधार पर अर्थ लिया है। ऐसा ही यहाँ द्रग उर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीत, और आगे आपके बताया ये बिहारी का दोहा है। आपके बिहारी जी कहते हैं कि इस दोहे के माध्यम से वो अर्थ प्रकट करते हुए या समझाते हुए कहते हैं कि जो चतुर लोग होते हैं कि द्रग उर्जत नेत्रों के, यानी कि नायक और नायिका के नेत्रों के मिलने से कुटुंब टूट जाते हैं। अर्थात कुटुंबी लोग आपसी बैर भाव अपना लेते हैं। जुरत चतुर चित्त प्रीत, लेकिन जो चतुर लोग होते हैं वो चित्त से प्रेम भाव जोड़ लेते हैं। और परत गांठ दुर्जन हिये, परत गांठ दुर्जन हिये दई नहीं है रीत।
लेकिन जो दुर्जन प्रवृत्ति के लोग हैं उसके हृदय में गांठ पड़ जाती है, ये नई रीति। तो यह गांठ का मतलब है आपसी बैर भाव या मन मुटाव। तो उस आधार पर यहां कौन सी गांठ का अर्थ किससे रूढ़ि लक्षणा का है, गांठ का मतलब मन मुटाव या बैर भाव से लिया है, तो उसे यहां रूढ़िगत अर्थ लिया है, गांठ पड़ना। तो उस आधार पर जैसे रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो यहां गांठ पड़ने का भाव है आपसी मन मुटाव होना, बैर भाव होना, पहले जैसा स्नेह प्रेम न रहना। तो ये आपके रूढ़िगत अर्थ होंगे। इसी क्रम में लक्षणा का दूसरा मुख्य भेद आपके प्रयोजनवती लक्षणा, यानी कि जहां मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होने पर मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ किसी प्रयोजन सिद्धि के लिए ग्रहण किया जाता है, या अन्य अर्थ प्रयोजन सिद्धि के लिए किया जाए या लिया जाए, वहां आपकी कौन सी लक्षणा होती है, प्रयोजनवती। किसी प्रयोजन विशेष, किसी मतलब को, प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए। जैसे यहां एग्जाम्पल है, श्वेत दौड़ रहे हैं, श्वेत श्वेत दौड़ने का मतलब है श्वेत रंग के घोड़े हैं वो दौड़ रहे हैं। तो यहां किसी प्रयोजन विशेष को सिद्ध करने के लिए बताया है, यहां श्वेत रंग के घोड़े दौड़ रहे हैं, इस तरह नहीं कहकर या सीधा ही बता दिया कि श्वेत यानी श्वेत रंग के घोड़े दौड़ रहे हैं। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, भाले प्रवेश कर रहे हैं, तो यहां भाले स्वयं ने चलकर भाले धारण करने वाले सिपाही नगर में, शहर में, राज्य में क्या कर रहे हैं, प्रवेश। तो ये किसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए बातें बताई हुई है। इसी प्रकार गंगा में ग्राम है, गंगा में घोष है, तो यहाँ ग्राम या घोष का गंगा में होने का मतलब है वो गंगा नदी के मध्य नहीं बसे हुए हैं, गंगा के अत्यधिक किनारे बसे हुए ग्राम के लिए, गांव के लिए शब्द है। इसी प्रकार यहाँ उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, यहाँ हर से लोचन भृंग, यहाँ उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज शब हर से लोचन भृंग। तो यहाँ उदित उदयगिरी, उदयगिरी मंच, उदयगिरी पर्वत पर जहाँ सूर्य उदित होता है, उसी प्रकार राजा जनक के दरबार को माना है। और भगवान श्री राम राजा जनक के दरबार में सीता स्वयंवर में जो गए थे, उन्हें बाल पतंग, सवेरे उदित होते हुए बाल रवि या सूर्य के समान माना है। और कहा है कि बिकसे संत सरोज शब्द, जैसे ही सूर्य उदित होता है तो तालाब, सरोवर, नदी आदि में सभी कमल खिल जाते हैं। ऐसे ही वहाँ जो सज्जन पुरुष भगवान की भक्ति रखने वाले लोग थे, वो उनका हृदय अत्यंत प्रसन्नता से भर जाता है, फूलों की तरह खिल जाता है, कमल की तरह। हर से लोचन भृंग, और उन्हें देखकर उनके नेत्र इसी प्रकार हर्षित हो जाते हैं जैसे कमल को खिला हुआ देखकर भौरे प्रसन्न मुद्रा में आ जाते हैं। तो किसी प्रयोजन विशेष को सिद्ध करने के लिए इस प्रकार का अर्थ लिया गया है, इसलिए यहाँ कौन सी लक्षणा हो जाती है, प्रयोजनवती लक्षणा। तो दोस्तों आपने देखा लक्षणा के जो मुख्य भेदों में दो है, पहला है आपकी रूढ़ि लक्षणा और दूसरा है प्रयोजनवती लक्षणा। अब आगे के जो भेद है वो रूढ़ि से संबंध नहीं रखकर सभी किससे रखने वाले हैं, प्रयोजनवती लक्षणा से। तो प्रयोजनवती लक्षणा के आगे दो भेद होते हैं आपके। तीसरा है गौणी लक्षणा, या हम कह सकते हैं आपके चौथा भेद जो कहे शुद्धा लक्षणा। गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा प्रयोजनवती लक्षणा के ही भेद है। तो प्रयोजनवती लक्षणा का पहला भेद है गौणी लक्षणा, दूसरा है शुद्धा लक्षणा, यानी गौण भाव से लक्षणा शब्द शक्ति को निभाने वाली या अपने अंदर लक्षणा शब्द शक्ति के अर्थ को धारण करने वाली गौणी लक्षणा होती है, और जब शुद्ध रूप से लक्षणा शब्द शक्ति को अपनाने वाली शुद्धा लक्षणा होती है। गौणी लक्षणा के भी दो भेद होते हैं आपके, गौणी लक्षणा के भी कितने भेद होते हैं, दो भेद, शारोपा लक्षणा और साध्यवसाना। और शुद्धा लक्षणा के भी दो भेद होते हैं आपके, पहला है आपके उपादान लक्षणा और दूसरा है लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा को अजहत्सु अर्थ कहते हैं और लक्षण लक्षणा को जहत्सु अर्थ कहते हैं। यानी नहीं जो जहत यानी त्यागती है, स्व यानी अपने अर्थ को,
यानी ऐसे शब्द जो अपने मूल अर्थ को नहीं त्यागते हैं वो उपादान लक्षणा के तहत आते हैं। और लक्षण लक्षणा जहत्व यानी त्याग देते हैं स्वयं अपने अर्थ को, वो आपके लक्षण लक्षणा या जहत स्वार्था के तहत आते हैं। उपादान लक्षणा के भी दो भेद हैं, फिर शारोप लक्षणा साध्यवसाना, और ऐसे ही लक्षण लक्षणा या जहत स्वार्था के भी दो लक्षण हैं, सारोपा और साध्यवसाना। ऐसे आपने देखा जाए तो लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। बाकी आचार्य विश्वनाथ ने 80 तक भेद बताए हैं। तो लक्षणा शब्द शक्ति को आज दोस्तों आपने समझा कि इसके कौन कौन से भेद है, और मुख्य भेदों से ही अधिकतर प्रश्न लिए जाते हैं, जैसे रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा जिन्हें हमने देखा। प्रयोजनवती लक्षणा के दो अन्य भेद है, गौणी लक्षणा और शुद्ध लक्षणा। गौणी लक्षणा के भी दो भेद है, सारोप और साध्यवसाना। से आरोप, आरोपित किया हुआ लक्षणा का अर्थ, साध्यवसाना से अध्यवसान, मूल अर्थ के साथ ग्रहण किया हुआ लक्षणा का अर्थ। उपादान जो अपने मूल अर्थ के साथ अर्थ को त्यागने का कार्य नहीं करता है और यहाँ आपके मूल अर्थ को त्याग देता है, पूरी तरह अर्थ बदल जाता है। इसी प्रकार इनके भी दो अन्य अर्थ लिए हैं, भेद लिए हैं, शारोपा साध्यवसाना और सारोपा साध्यवसाना। तो आपने देखा दोस्तों कि आपके जो लक्षणा शब्द शक्ति उसे हमने आज यहाँ विस्तृत रूप से समझने का प्रयास किया है। अब यहाँ जो आपने पहली अभिधा शब्द शक्ति और दूसरी जो आपके लक्षणा शब्द शक्ति पढ़ी है, इनमें कोई समस्या, इनमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट से बताएं और समाधान पाए। अपने सभी मित्रों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आप भी करें, और अपने इस चैनल के प्रति अपना स्नेह, अपना जो प्रेम है वो उसे प्रदर्शित करते रहें। और ऐसे ही अच्छे वीडियो, अच्छी आपकी क्लासें आप प्राप्त करते रहें। कोई समस्या है तो कमेंट से बताएं, उसका समाधान पाएं और अच्छा पढ़े, आगे बढ़े। धन्यवाद।